गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव और विद्युत शक्ति के बारे में, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल भी डील किया था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम, महत्तम शक्ति प्रमेय। तो ये मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है, इसको समझेंगे, और इसके बाद हम लोग कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। देखिए, महत्तम शक्ति प्रमेय क्या है ये अभी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। इसमें एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध R हमने ले लिया, और यहां से हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया है, ठीक है। और इस बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। सपोज तो ये यहां से यहां तक ये बैटरी को इंडिकेट कर रहा है ना। तो ये बैटरी को इंडिकेट कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये प्लस टर्मिनल और ये क्या है, इसका माइनस टर्मिनल है। उसके बाद करंट का डायरेक्शन बताइए, तो हाई पोटेंशियल टू लो, यानी कि ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन हो गया। कितना करंट इसका फ्लो हो रहा है, तो आई करंट। बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का ईएमएफ बताइए, तो बैटरी का ईएमएफ हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं, E लिखते हैं, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिखते हैं, R। तो हम ये सर्किट बना लिए, यहां से एक स्विच लगा देते हैं। इसमें सर्किट है, स्विच होना चाहिए ऑन ऑफ करने के लिए। देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें ये बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया है R, ठीक है। और उसके बाद करंट का डायरेक्शन हमने दिखाया हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आप समझ रहे होंगे कि चार्ज का जो फ्लो होगा, चार्ज का जो फ्लो होगा वह लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होगा। तो ये थ्योरम क्या कहता है, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम ये कहता है कि किसी बैटरी से, ध्यान से सुनिए, किसी बैटरी से एक्सटर्नल सर्किट में उपलब्ध शक्ति का मान महत्तम होने के लिए बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध लगा हुआ है उसका मान बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के मान के बराबर होना चाहिए। यानी कि बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध लगा हुआ है, यानी कि बाह्य प्रतिरोध का मान बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के मान के बराबर होना चाहिए। इसी शर्त को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। फिर से समझिए, किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी से प्राप्त शक्ति का मान महत्तम होने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के मान के बराबर होना चाहिए। यही कंडीशन हमारा कहलाता है मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो हम लोग यही प्रूफ करेंगे इसमें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, है ना, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए कैसे स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, इसको आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ कि शक्ति का इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर P बराबर होता है I स्क्वायर R। I क्या है, तो सर्किट से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट, R क्या है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपको यह मालूम होगा कि I, है ना, तो P बराबर I स्क्वायर R होता है। सिंस I बराबर क्या होता है, तो EMF बटा
ये देखिए इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो ये R है और ये स्मॉल r जो है वह कैपिटल R के रेस्पेक्ट में सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। तो I बराबर EMF बटा, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसी I के वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे तो P बराबर हो जाएगा E बटा R प्लस स्मॉल r और इंटू कैपिटल R, और ये टोटल टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए P बराबर E स्क्वायर बटा R प्लस R का होल स्क्वायर और उसके बाद इंटू कैपिटल R। उसके बाद हम ये देखते हैं कि महत्तम शक्ति के लिए, यानी कि फॉर मैक्सिमम पावर dP बटा dr दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब यहां पर ध्यान दो कि हमने पावर को डिफरेंशिएट किया है, किसके रेस्पेक्ट में, R के रेस्पेक्ट में, कैपिटल R के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पर कैपिटल R चेंज हो रहा है। तो अब ये देखो, ये कैपिटल R है ना और ये स्मॉल r और E क्या है, तो EMF है। किसका EMF है, तो बैटरी का EMF है। इसको चेंज नहीं करना है, ये कैपिटल R को हम चेंज करते रहेंगे। तो dP बटा dr किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो d बटा dr ऑफ, और P के जगह पर वैल्यू रखिए E स्क्वायर कैपिटल R बटा R प्लस R का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का कुछ नियम आपको याद होगा, ये सेल का या बैटरी का ईएमएफ तो है वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। तो ई स्क्वायर को जब कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में किसे करेंगे, तो कैपिटल आर बटा आर प्लस आर के होल स्क्वायर, ये जो टर्म है इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, और यह किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अब बताओ ये किसके फॉर्म पे है, तो आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ाया गया होगा dy dx ऑफ u बटा v, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब u बटा v को डिफरेंशिएट करना होता है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बटा लेंगे, और बटा के नीचे क्या है, v है, तो यहां से क्या कर दीजिए v स्क्वायर। अब आपने डिनोमिनेटर में v लिया है ना, तो v को पहले छोड़ दीजिए और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि अंश को डिफरेंशिएट कीजिए, उसके बाद माइनस। अब देखिए u को बाहर कीजिए और v को डिफरेंशिएट कीजिए, तो dv बटा dx। तो यही रूल हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ देख लो कैसे होगा, तो e स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही रखेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में v है तो v का स्क्वायर लिखे थे, यहाँ r प्लस r का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे, तो पहले से ही स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो पावर में 4 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से r प्लस r का पावर क्या देंगे, 4। अब देखिए जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, उसको वैसे ही छोड़ देना है, यानी कि r प्लस r का होल स्क्वायर है, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए और अंश को डिफरेंशिएट कीजिए, तो अंश में क्या है, r है, यानी कि dr बटा dr हो जाएगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह दीजिए, अब इस r को बाहर रखिए और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि d है ना, r प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए बटा में आप dr नहीं लिखोगे, डिफरेंशिएशन का कुछ रूल याद करो, इसके पावर में देखिए dy dx और x का पावर क्या है, n, तो जो यहाँ पर x होता है वही x यहाँ होना चाहिए, तब जाके हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n इंटू x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तो यहाँ पे r प्लस r है तो यहाँ पर भी r प्लस r होना चाहिए। अब इसको बैलेंस करने के लिए r प्लस r ऊपर लिखेंगे और बटा में dr नीचे लिखेंगे। तो अब कहोगे कि सर क्या यह वाला टर्म
में देखिए ये नीचे वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर तो इसको आर के रेस्पेक्ट में ही हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यह किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। एक स्टेप और लेते हैं, तो ई स्क्वायर अब डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो यहां से r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, डी आर को डी आर के रेस्पेक्ट में, है ना, r को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि dx बटा dx कितना आता है, 1 आता है। तो वही यहां पर भी r है, यहां पर भी r है, तो वैल्यू 1 को अगर r प्लस r के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रह जाएगा, माइनस कैपिटल R है तो कैपिटल R। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये देखिए अगर आपको d बटा dx है और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो जो पावर होता है उसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं और पावर में से एक कम कर देते हो, तो x के पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x के पावर 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, तो 2 इसके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उसके बाद इसमें से पावर एक कम हो जाएगा, तो r प्लस r और पावर में से एक घटाओगे तो प्लाई रह जाएगा। अब यहाँ देखो इस r को r के रेस्पेक्ट में, कैपिटल R को कैपिटल R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, और यह स्मॉल r कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो ये आ गया वैल्यू, और बटा में क्या लिखेंगे, तो r प्लस r के पावर में 4, और यह किसके बराबर, 0 के बराबर। अब देखो LHS को 0 होने के लिए डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को 0 कीजिएगा तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसका मतलब न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। तो इसको 0 होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर यानी कि अंश को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो अंश को 0 के बराबर करके देखिए, तो यहां से क्या लिखा हुआ है, r प्लस r का होल स्क्वायर माइनस r इंटू 2 इंटू r प्लस r, ठीक है। तो ये आ गया। अब यह किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, तो r प्लस r का होल स्क्वायर बराबर 2r और r प्लस r। देखिए यहाँ ये वाले टर्म से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r प्लस r बराबर 2r, ठीक है। ये कैपिटल R को उधर ले जाइए तो स्मॉल r बराबर 2r माइनस r हो जाएगा, यानी कि r बराबर r। देखिए ये स्मॉल r क्या है, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, यह कैपिटल R क्या है, सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि पावर मैक्सिमम होने के लिए बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वह सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। यही जो कंडीशन है इसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर और उसके बाद अपने कॉपी में नोट्स कीजिए, और नोट्स करने के बाद आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, इंग्लिश लिखेंगे कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। अब ये देखिए ये क्या होता है, कार्बन कोयला आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो हमें एक ऐसा रजिस्टर बनाएंगे जिसके अंदर वही कार्बन का चूर्ण भरा हुआ रहेगा, है ना, और वह काफी पतला होता है,
और लंबाई जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 1 सेंटीमीटर लंबा होता है और काफी पतला होता है। ठीक है, तो जैसे पेंसिल आप देखें तो पेंसिल से भी कम मोटा होता है, पेंसिल उससे भी कम मोटा होता है और 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक ना, तो और उसके अंदर क्या रहता है, तो कार्बन का चूर्ण भरा हुआ रहता है और जिसका प्रयोग करके हम लोग रजिस्टर का प्रयोग करते हैं, रजिस्टर का निर्माण करते हैं, रजिस्टर को बनाते हैं, प्रतिरोधक को बनाते हैं और उस प्रतिरोधक के लिए प्रतिरोध का जो मान होता है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस वैल्यू को हम लोग इंडिकेट करने के लिए कुछ कलर का प्रयोग करते हैं। अब सवाल ये है कि सर्किट में करंट का वैल्यू कभी कम करना होता है, कभी ज्यादा करना होता है, तो करंट के वैल्यू को कम या ज्यादा करने के लिए हमें रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ता है। कभी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए तो कभी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए। तो आप ओम के नियम से जानते हो कि I बराबर होता है क्या है, V बटा R। मान लीजिए कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमने कांस्टेंट रखा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप नहीं चेंज कर रहे हैं, सपोज दैट कि यह 220 वोल्ट है और 220 वोल्ट के लिए ही किसी के लिए अगर हमें करंट का वैल्यू ज्यादा चाहिए, किसी के लिए करंट का वैल्यू कम चाहिए, तो आप वहां चेंज किसको करोगे, रेजिस्टेंस को चेंज करोगे। तो रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए, ठीक है, यह डिपेंड करता है कि करंट हमें कितना वैल्यू का चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक करंट चाहिए। करंट को अगर हाई करना है, करंट को हाई करना है तो रेजिस्टेंस को लो करना पड़ेगा और अगर करंट को लो करना है तो रेजिस्टेंस को हाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम रजिस्टर्स का प्रयोग करना चाहते हैं, अब उस रजिस्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस का मान लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग रजिस्टर्स है, उसका उसमें रेजिस्टेंस का मान अलग अलग है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर रंगीन पट्टी चढ़ा देते हैं, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कलर कोड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलर कोड। तो देखिए एक्चुअली कलर कोड का डिजाइन होता कैसा है ये हम आपको बताना चाहेंगे। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये एक इस तरह से है ना, यह एक कार्बन रेजिस्टेंस है, तो कार्बन रजिस्टर है तो यहां से हम लोग एक वायर को बाहर निकाल देते हैं, यहां से एक वायर को बाहर निकाल देते हैं और इसी दो पॉइंट को हम लोग सर्किट में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिस्क लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक डिस्क लगा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ तीन तरह का पट्टी, रंगीन पट्टी लगा हुआ रहता है, एक, ये दो और यहाँ पर ये तीन रंगीन पट्टी यहाँ पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, और एक रंगीन पट्टी यहाँ पर होता है ना, ये कभी होता भी और ये कभी नहीं भी होता है, तो इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये कार्बन रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर में बाएं साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए कितनी पट्टी है, तीन पट्टी है, 1 नंबर, ये है 2 नंबर और ये है 3 नंबर। ठीक, तो पहला जो दो रंगीन पट्टी है वह उसके संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है। ये किसको बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट और दो दोनों मिलकर क्या बताता है, संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है। और ये तीसरा जो है वह डेसिमल मल्टीप्लायर को बताता है, यानी कि दशमलव गुणक को बताता है। दशमलव गुणक कहने का मतलब ये है कि अगर 10 के पावर 2 है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। अगर डेसिमल मल्टीप्लाई मान के चलिए कि 10 टू द पावर 3 है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। अगर डेसिमल मल्टीप्लायर मान के चलिए कि 10 के पावर 4 है तो इसका मतलब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस है ना, हमारे सर्किट में, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में अलग अलग तरह के रजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता है। उन रजिस्टर्स के लिए रेजिस्टेंस का मान अलग अलग होता है और वही रेजिस्टेंस के मान को दिखाने के लिए हम लोग है ना रंगीन पट्टी का यूज करते हैं। उसी रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कलर कोड कहते हैं। और यह होता किस तरह से है, तो ये देखिए, ये अगर कार्बन रजिस्टर्स है तो कार्बन रजिस्टर्स में बाएं तरफ 3 रंगीन पट्टी होता है और पहला 2 रंगीन पट्टी जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है और तीसरा जो होता है वो डेसिमल मल्टीप्लायर को बताता है और
उसके बाद एक दाईं ओर की रंगीन पट्टी होती है, ये होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं। अब यहाँ पर जो रंगीन पट्टी है यह कलर अलग अलग होता है, कलर के अनुसार से हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं और उसी कलर के हिसाब से हम लोग डेसिमल मल्टीप्लायर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो रंगीन पट्टी होती है, जो सबसे दाईं तरफ एक रंगीन पट्टी होती है, वह यह बताती है कि आपने जो कलर कोड का प्रयोग करके जो प्रतिरोध का मान लिया है और इसका जो एक्चुअल मान है वह दोनों में डिफरेंस क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं टॉलरेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो टॉलरेंस होता क्या है, इसको भी जानना जरूरी है कि टॉलरेंस क्या होता है। तो कलर कोड है ना, कलर कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का प्रयोग करके आपने जो प्रतिरोध का मान लिया है और इस रेजिस्टर्स का जो एक्चुअल है ना प्रतिरोध है, वह दोनों के मान में क्या फर्क है, फिर से समझिए। कलर कोड का प्रयोग करके आपने रेजिस्टेंस के मान को लिखा, रेजिस्टेंस के वैल्यू को लिखा और इस का एक्चुअल है ना रेजिस्टेंस का मान क्या है, वह दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉलरेंस होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि डिफरेंस कभी कम रहे। अब आपके डिमांड के अनुसार यह टॉलरेंस को निर्धारित किया जाता है, यानी कि वह कंपनी जो इस प्रकार के रजिस्टर्स का निर्माण करती है वह आपके डिमांड के अनुसार ही टॉलरेंस का प्रयोग करती है। जैसे अगर आपको बढ़िया क्वालिटी का अगर रजिस्टर्स चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का चाहिए, आप चाहते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, तो आप क्या करो, मान लो कि हम कहते हैं कि 5%, तो प्लस माइनस 5% करने का क्या मतलब कि अगर किसी भी रजिस्टर्स का एक्चुअल अगर 100 ओम है, कितना ओम है, 100 ओम है, तो प्लस माइनस 5% करने का मतलब ये है कि यह कितना शो करेगा, 105, और नहीं तो शो करेगा कितना, 95। तो प्लस माइनस 5% करने का मतलब ये है कि यह 95 ओम से लेकर कहां तक जाएगा, तो 105 ओम तक, बस इतना ही है ना, यानी कि 5 ऊपर नहीं तो 5 नीचे। लेकिन अगर अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस टॉलरेंस का वैल्यू, अगर कोड हम इस तरह से दिए कि यहाँ पर वैल्यू आया प्लस माइनस 10%, तो प्लस माइनस 10% कहने का मतलब कि यहाँ पर या तो 90 ओम आएगा और नहीं तो ये चला जाएगा कितना, 110। तो ये देखिए इससे थोड़ा सा ज्यादा एरर ये बताएगा, कभी 90 हो जाएगा तो कभी 110 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये देखिए, ये थोड़ा ज्यादा इंप्योरिटी को बताएगा, अशुद्धता को बताएगा। अगर यहाँ पर कोई रंगीन पट्टी नहीं है, दाएं तरफ कोई रंगीन पट्टी नहीं है, तो ये बताएगा प्लस माइनस 20%। 20% कहने का मतलब कि इसका वैल्यू 80 ओम से लेकर और कहां तक आएगा, 120 ओम तक। तो हम ये चाहते हैं कि एरर कम से कम हो, त्रुटि कम से कम हो, तो 5% पर रखना चाहते हैं। तो इसके लिए जो रजिस्टर्स बनाया जाएगा वो ज्यादा प्यूरिफाइड करके बनाया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अगर एरर आपको कम चाहिए तो ये थोड़ा महंगा आएगा, है ना। एरर अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो प्लस माइनस 10% पर अगर जाना चाहते हैं तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता आएगा। और एकदम लो क्वालिटी का चाहिए, एकदम सस्ता बजट में चाहिए, तो आप यहाँ पर प्लस माइनस 20% में चले जाइए और रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर ज्यादा चेंज करेगा तो करंट का वैल्यू भी ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो यह आपके डिमांड के ऊपर निर्भर करता है कि आप टॉलरेंस कितना % रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यह जो होता है रहता भी, किसी में देखिएगा किसी रजिस्टर्स में तो ये रहेगा भी और किसी में भी नहीं भी रहेगा। अब हमको ये जानना है कि सर अगर हमारे पास कोई रजिस्टर्स दे दिया गया है और उसमें ये रंगीन पट्टी लगी हुई है तो आखिर उस वैल्यू को हम कैसे जानेंगे। तो इसके लिए आपको एक स्लैब दिया जाएगा, उस स्लैब को आप याद कर लीजिएगा, है ना। और याद करने के बाद आप किसी भी रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस वैल्यू को आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक सेंटेंस भी है, उस सेंटेंस को भी आप याद कर लेना। सेंटेंस क्या है वो देख लो, लेकिन उसको हम बाद में लिखते हैं, पहले हम एक स्लैब बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग कलर वैल्यू और
गुणक ले लेते हैं। ठीक है, 3 तरह के हम लोगों ने यहाँ पर कॉलम लिया है। और सबसे पहला हमने लिया ब्लैक, काला, इसको वैल्यू 0, और यहाँ पर 10 के पावर, अगर ये 0 है तो यहाँ पर भी 10 के पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ब्लैक, उसके बाद ब्राउन यानी कि भूरा 1, तो 10 के पावर 1 आ जाएगा। उसके बाद रेड है, जिसको हिंदी में हम लोग लाल बोलते हैं, 2, 10 के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑरेंज ले लेते हैं, नारंगी, ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये 10 के पावर 3 आ जाएगा। ऑरेंज के बाद हम लोग लेते हैं येलो, पीला 4, तो 10 के पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं ग्रीन, हरा, यहाँ पर 5 है ना, वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब गुणक क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद ले लेते हैं ब्लू, यानी कि नीला, ये 6 हो जाएगा, तो ये भी 10 के पावर कितना, 6 आ जाएगा। उसके बाद ब्लू तो हो गया। उसके बाद ले लेते हैं वायलेट, वायलेट ले लेते हैं, है ना, वायलेट मतलब बैगनी कलर, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10 के पावर 7 हो जाएगा। उसके बाद ग्रे कलर हो जाएगा, ग्रे कलर आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, धूसर, धूसर कलर हो जाएगा, है ना, ये 8, ये 10 के पावर 8 चला जाएगा। और उसके बाद एक लास्ट में आ जाएगा व्हाइट, है ना, जिसको हम लोग सफेद या उजला कहेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10 के पावर 9। उसके बाद टॉलरेंस के लिए 3 तरह का हम लोग यूज करेंगे। एक होता है सुनहरी यानी कि गोल्डन, ठीक है, गोल्डन, जिसको हम लोग कहते हैं सुनहरी, ठीक है। तो गोल्डन के लिए, ठीक, तो गोल्डन कलर के लिए हम लोग यूज करेंगे ±5%। गोल्डन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो ±5%। और एक हो जाएगा सिल्वर, है ना, सिल्वर यानी कि रूपहली, इसको हिंदी में कहते हैं, ये ±10% हो जाएगा। और एक रहेगा नो कलर, तो नो कलर के लिए ± कितना, 20%, तो ये आ जाएगा 5%। अगर गोल्डन है तो, सिल्वर है तो 10% और नो कलर है तो कितना, 20%। तो आपको ये चीज याद रखना है। हाँ, अब ये कोड याद रखने के लिए हम आपको एक सेंटेंस बता सकते हैं, ठीक है। बीबी, है ना, रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। देखिए, ये आ जाएगा 0 के लिए, ये आ जाएगा 1, ये 2, 3, 4, है ना, ऑफ को छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9। देखिए, बी फॉर ब्लैक, ब्लैक के लिए कितना, 0। उसके बाद क्या है, ब्राउन। अब यहाँ पर ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, बी का ऑर्डर आप याद रखना, B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर, है ना, यहाँ पर G और G 2 बार आया है, तो पहले G का प्रयोग किसके लिए, ग्रीन के लिए, और बाद में यूज करेंगे ग्रे के लिए। उसके बाद ये है ना, यहाँ पर क्या यूज किए थे, ब्लैक, और यहाँ पर क्या यूज किए थे, ब्राउन, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ब्लू, ठीक है। तो अब एक ऑर्डर आप याद रखो कि ब्लैक ब्राउन हो गया, तो
जैसे जैसे नीचे जाएंगे छोटा होगा तो ब्लू आ जाएगा, है ना। हम ग्रीन याद रखेंगे तो उसके बाद ग्रे वाला आ जाएगा। इसमें लेटर की संख्या ज्यादा, इसमें लेटर की संख्या कम है। तो ये थोड़ा याद करने के लिए हम तरीका आपको बता रहे हैं जिससे आपको ये कलर कोड याद होना चाहिए, ठीक ना। अब मान के चलिए कि आपको इस तरह से एक कार्बन रेजिस्टेंस अगर दे दिया है सपोज दैट, और उस कार्बन रेजिस्टेंस में आपसे वैल्यू अगर पूछा जाए तो आप उस वैल्यू को कैसे बताइएगा। इसके लिए हम आपसे पूछना चाहेंगे, मान लेते हैं कि एक कार्बन रेजिस्टेंस है, एक हम आपको यहां से एग्जांपल कराना चाहेंगे। एक कार्बन रेजिस्टेंस है और इस कार्बन रेजिस्टेंस में मान के चलिए कि यहां पर ये एक कार्बन रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, कार्बन रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसमें दिया हुआ है पहला जो है वो है ऑरेंज, ठीक है, ये है ऑरेंज दिया गया है। दूसरा जो रंगीन पट्टी है वो दिया गया है ग्रीन, है ना। ये दूसरा जो है ये दिया गया है ग्रीन, ठीक है। उसके बाद एक दिया गया है रेड, तीसरा जो है वो दिया गया है क्या, रेड, ये रेड है। उसके बाद इधर जो है वो सिल्वर दिया गया है, सॉरी गोल्डन दिया गया है ना, तो ये गोल्डन कलर दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि एक कार्बन रेजिस्टेंस है, इसमें कलर आपको दे दिया गया कि पहला वाला ऑरेंज है, दूसरा वाला ग्रीन है, बाद वाला रेड है और ये है गोल्डन। तो बताइए यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ऑरेंज है, ग्रीन है, रेड है, गोल्डन है, यहाँ से रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। लिखना बहुत आसान है, ऑरेंज को खोज लीजिए आप, ठीक है। तो ऑरेंज कहाँ मिला, ये है। ऑरेंज का वैल्यू बताइए पहले कितना है, 3 है, यानी कि इसके सामने हम क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद ग्रीन के सामने क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाइए ग्रीन, ग्रीन के सामने क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है ना, तो ये 5। आपको हम शुरू में ही बताए थे कि पहला दो जो पट्टी है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना गया, 3, 5, 35 आ गया। और तीसरा जो रंगीन पट्टी होता है वो डेसिमल मल्टीप्लायर को बताता है, तो डेसिमल मल्टीप्लायर रेड के लिए बताइए तो कितना है, 10 के पावर 2 है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 10 के पावर 2 आ जाएगा रेड के बदले में। और चौथा पट्टी देख लीजिए गोल्डन, गोल्डन के लिए इसका टॉलरेंस कितना है, +-5%, तो इसके नीचे लिख लेते हैं +-5%। अब इस सबको अगर हम सजा के लिखेंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू 35। ये मल्टीप्लायर कितना, 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 2। उसके बाद टॉलरेंस बताओ, तो +-5%, यही हमारा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, ये इसको तोड़ के, तो 3500 +-5% इतना ओम। चलिए एक और हम आपसे एग्जांपल पूछ लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला रंगीन पट्टी अगर हमको दिया गया है येलो, ठीक है। दूसरा रंगीन पट्टी अगर दिया गया है वायलेट, तीसरा रंगीन पट्टी दिया गया है मान लेते हैं ब्राउन, और यहां पर दिया गया है सिल्वर, चौथी रंगीन पट्टी। तो अब बताइए कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। पहला क्या है येलो, दूसरा क्या है वायलेट, तीसरा है ब्राउन और लास्ट वाला पट्टी क्या है सिल्वर है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए। तो येलो के नीचे लिखिएगा कितना, बताइए 4 लिखिएगा, तो येलो के नीचे आ जाएगा 4। वायलेट के नीचे कितना लिखिएगा, तो 7 लिखिएगा, तो वायलेट के नीचे आ जाएगा 7। उसके बाद ब्राउन क्या है, तो ब्राउन में देख लीजिए, तीसरा तो मल्टीप्लायर बताता है ना, तो ब्राउन ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 1, तो 10 के पावर 1। और सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना है बताइए, +-10%, तो +-10%। रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो पहला दो क्या होता है, तो पहला तो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसका, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा 47 मल्टीप्लाइड कितना 10 के पावर 1 +- कितना 10%, यही आपका क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, यानी कि
470 प्लस माइनस 10%, यही हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से 1 मार्क क्वेश्चन में ऐसा मिल सकता है आपको। तो उम्मीद है कि आपको, है ना, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड और टॉलरेंस ये समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, सभी स्टूडेंट को एक सलाह है कि अगर आपके पास समय है तो हमारा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार फिर से देख लीजिए। उसके बाद हमने जो न्यूमेरिकल डील करवाया है उस न्यूमेरिकल को आप खुद से डील कीजिए, तभी जाकर आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो बोर्ड ने पिछले सालों से जो क्वेश्चन पूछा है, कई सालों का रहता है, उसमें करीब 10 इयर्स का कलेक्शन रहता है क्वेश्चन बैंक में, तो उस क्वेश्चन बैंक को आप देखिए और करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और उस नए चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके।